Assalamualaikum. Here is another lecture from chapter number 2 and the chapter name is the biological molecules, and today the topic for discussion is importance of carbon. This topic is not a part of medical and dental college admission test for the students of first year and after the second year, but this topic is important from the chemistry perspective. So हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे एनुअल एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या जहाँ से क्वेश्चन और आंसर फ्रेम किए जा सकते हैं। तो बेटा अब कार्बन जो है, देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स, राइट। आप बुक के अंदर लिखे गए थे, पहले आपने पढ़े थे क्लास 9 के अंदर 92, उसके बाद आपने पढ़े 108, उसके बाद पढ़े होंगे 114, राइट। अब ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन तमाम एलिमेंट में से अगर किसी एक एलिमेंट की अहमियत सबसे ज़्यादा है वो क्या है? कार्बन। अब देखिए अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी चीज़ की अहमियत ज़्यादा है, अब उस चीज़ की अहमियत ज़्यादा उस सिर्फ एक वजह से हो सकती है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज सबसे बेस्ट हो या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो बाकियों के अंदर मौजूद ना हो। इसके अंदर भी यही है। अब इसको ये प्रॉपर्टी असाइन कैसे की गई है इसको जरा समझ लेते हैं। अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए अगर मैं पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करूँ, आपको पता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से प्लेस किए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले क्या आएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद सोडियम, लिथियम, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आएगा? हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन और देन क्या आएगा? कार्बन। अब हमारा जो मेन चीज़ है वो है किस चीज़ को स्टडी करना? कार्बन फैमिली को। इसको कार्बन फैमिली को, इस पूरे का पूरा जो ग्रुप होगा ना इसको कहेंगे कार्बन फैमिली। लेकिन आप कार्बन फैमिली को स्टडी नहीं करना, आप कार्बन फैमिली के अंदर सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है जिसका नेम है कार्बन, हमें सिर्फ कार्बन को स्टडी करना है, बिकॉज हमारा आज का पर्पस कार्बन को स्टडी करना है। अब कार्बन के अंदर जो यूनिक पॉइंट है वो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले समझ लेते हैं। देखिए बेटा कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या होता है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? 6। और किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसकी करूँ तो बेटा क्या आ जाएगी? 1s2 और फिर बेटा क्या आएगी? 2s2 और फिर बेटा आ जाएगा 2p2। यानी कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 and 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। आपको पता है केमिस्ट्री हमें ये कहती है कि कोई भी एटम है इस दुनिया के अंदर तो क्या रहना चाहता है? स्टेबल। और एटम स्टेबल होने के लिए क्या करता है? बॉन्डिंग, राइट। अब बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है पहले शेल के अंदर, यानी कि इसका कौन सा रूल कंप्लीट है? डुप्लेट रूल तो इसका कंप्लीट है। अब इसको कौन सा रूल कंप्लीट करना है? ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है? 8। अब है इसके पास कितने? 4। इसको रिक्वायर्ड कितने हैं? 4। फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, यानी कि इसको 4 चाहिए। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल के अंदर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को देने का रुझान रखता है। अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लेने का रुझान रखता है। तो बेटा कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहता, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रैस्प करना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। इसी एबिलिटी की वजह से कार्बन जो है वो एक स्पेशल किस्म के बॉन्ड के अंदर एक स्पेशल किस्म के बंधन में बन जाता है, और ये बंधन बाद में नहीं टूटता, इसका 7 जन्मों का रहता है। और वो कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। सही है, 7 जन्मों का बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इसका खत्म नहीं होगा। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड रहता है जो कैसे बनता है? आइए, केयरिंग से। कैसे बनता है? शेयरिंग से। हाँ, म्यूचुअल शेयरिंग से। केयरिंग मत लिख दीजिएगा, सही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड की आगे मजीद कैटेगरीज होती हैं, राइट? सिंगल, डबल, ट्रिपल, राइट। चलिए मैं एक एमसीक्यू देखता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं उसका। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मुझे बता दें बेटा ये फ्रेज आ रहा है नहीं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? तो ऑप्शन ए है हमारे पास बेटा 1 लिख देते हैं, ऑप्शन बी है बहुत ही सिंपल सा बुनियादी सा पूछ रहा हूँ, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और डी पे लिख देते हैं ABCD। आएगा ना? चलिए राइट साइड पे कौन सी गुड़िया बैठी आज? चलिए बेटा जल्दी से बता देना है, सेकंड से बता दो। 2 1 3
3, 3, 3, 3. So what should be right answer? 3. So you are so weak in chemistry as well because आप सबका MCQ क्या है? गलत है. The right answer is none. अच्छा 2 और 1 वाला मुझे समझ नहीं लगा. दो बच्चों ने एक ने 2 बोल दिया, एक ने 1 बोला. मुझे समझ नहीं लगा कैसे बोल दिया. लेकिन देखा तो था ना. अब देखिए जरा कोर्स स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको, कहाँ पे फिर गलती कर चुके हैं. मैंने कहा था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शेयर इन कोवलेंट बॉन्ड. भाई ट्रिपल कोवलेंट बनेगा तो कितने आएंगे? 6. तो ये चीज याद रखना कि ट्रिपल कोवलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं? 6. लेकिन एक और चीज में गलती हो सकती है. अगर मैं ये कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर इन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, देन क्या आंसर आता? 3 आता. तो ये चीज आप याद रखना है, कहां पे 6 यूज होगा, कहां पे 3 यूज होगा, कहां पे नन यूज होगा. सो अगर मैं आपको ये कहूं कि सिंगल डबल जो कोवलेंट बॉन्ड है वो डिफरेंशिएट करता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से ऑन द बिहाफ ऑफ विच थिंग. गौर से सुनिए, दोबारा से एक नई चीज आपके लिए. नई चीज तो नहीं है, वही चीजें पुराने वाली, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा नजरिया चेंज करेंगे. सिंगल और डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन. सिंगल और डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. बेटा उस चीज का नाम बता दीजिए किस बेस पे ये डिफरेंट करते हैं. आइयो हरिया नो, मैंने पूछा क्या आपसे? मैंने कहा था रिप्रेजेंटेशन में ये दूसरे से डिफर करते हैं. वो कौन सी चीज है जिसकी बेस पे करते हैं? नहीं, देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक लंबी लाइन. आगे डबल कोवलेंट बॉन्ड है, 2 लंबी लाइंस. लेकिन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर लंबी लाइंस नहीं आती. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 लाइंस आएंगे, वो तीनों कौन सी होंगी? स्मॉल लाइंस होंगी. तो ये बुनियादी फर्क रहता है रिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से डिफर करता है और द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सिंगल एंड डबल बॉन्ड. तीसरी चीज अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड. बेटा ये बेसिकली क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव केस समझा रहा हूँ आपको, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी मैंने कहा चले समझा देते हैं. देखिए अगर मैं यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल की बात करूँ तो वाटर के मॉलिक्यूल के केस के अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है इस तरह से. यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव. और फिर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में इस तरह से एक और चार्ज हमें देखने को मिलती है बॉन्डिंग. राइट. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन से वाला है? नो डाउट आप कहेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड आपने बनाया सर, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड. बट द क्वेश्चन इज दैट कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन के अंदर क्यों आपको शो करवाया? राइट, देयर कुड बी अ रीजन. कोई तो रीजन रही होगी कि मैंने डॉटेड लाइन के अंदर शो करवाया, लेकिन बाकी बॉन्ड्स में डॉटेड लाइन में शो नहीं करवा रहा हूँ. सो लॉजिक बताइए जल्दी से, आप लोग पढ़ के आए. हाँ जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण. बेटा द प्रॉब्लम एट द यस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर. राइट. द रीजन बता देते हैं आपको. रीजन ये होती है कि बेटा जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड के अंदर वीक बॉन्ड रहता है. तो जितने भी वीक किस्म के बॉन्ड आपने बनाने हैं उन तमाम वीक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? डॉट का इस्तेमाल करेंगे. और अगर मुकम्मल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करेंगे. वो एक मुकम्मल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है. इज इट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं कि जो कार्बन, देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन अब चाहिए? मजीद 4 चाहिए. अब ये कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक. अब इसकी हद देखिए, कार्बन जो है वो कहता है कि मैं बांड करूंगा. मैं किसके साथ बांड करता हूँ? वो कहता है मैं बांड कर लेता हूँ, कार्बन के साथ भी बांड करा लूंगा, सिर्फ मेरे इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए. वो कहता है कि मैं किसके साथ बांड कर सकता हूँ? बॉन्ड विद कार्बन. मैं कार्बन के साथ बॉन्ड भी कर सकता हूँ, मैं बाकी एलिमेंट के साथ बॉन्ड भी कर सकता हूँ. और बेटा अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस यूनिवर्स का कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट बताइए. गौर से सुनिए मेरे लफ्ज़, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, आकाश गंगा की, इसकी यूनिवर्स. तो मैं कह रहा हूँ कि इस यूनिवर्स का अगर कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है तो वो बताइए. तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन सा है? कार्बन. तो याद रखिएगा एक और एमसीक्यू है कि अगर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स, सो वी कॉल इट आउट द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज कार्बन. स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स. बेटा इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है और कुछ लोगों का मानना पता क्या है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि कार्बन पढ़ रहे हैं और कार्बन में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिक्र ना करें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है बेटा वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस के अंदर. और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक सबसे शॉर्ट डेफिनेशन डिस्कस की थी. वो क्या थी? कार्बन प्लस हाइड्रोजन. ये डिस्कस हमने की थी. राइट. ओके,
अब बेटा हम क्या करते हैं, हमने कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड भी बना सकता है। अब कार्बन क्योंकि अपने जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देंगे कैटिनेशन का। व्हाट वी कॉल इट आउट? कैटिनेशन। सो कैटिनेशन जो होती है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन जो है वो अपने जैसे कार्बन के एटम के साथ एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जो है बेटा वो जब बना ले तो हम उसको नाम देंगे कैटिनेशन का नाम देते हैं। तो ये बेटा आगे हमारे पास कैटिनेशन। तो ये देखिए इस तरह से तो कार्बन जो होता है वो डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग कर सकता है कार्बन के एटम के साथ। फॉर एग्जांपल बेटा ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है जो कि स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है जो स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि बेटा ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर भी आ सकते हैं, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर भी आ सकते हैं। कुछ इस तरह से कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, ये देखिए लेट्स ये देखिए। अब ये आपके पास बेंजीन रिंग आ गया जिसमें अल्टरनेट 3 डबल और 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। ये भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। फर्क इतना सा है कि ये बेटा किस फॉर्म के अंदर है, ये रिंग फॉर्म है। अच्छा इसको सर्कुलर फॉर्म मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये रिंग फॉर्म है और ये कौन सी है? स्ट्रेट चेन। ये कौन सी आ गई बेटा? स्ट्रेट चेन आ गई। अब कार्बन के बारे में अगर हम गौर से देखें तो कार्बन जो होता है बेटा वो एट अ टाइम अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम? 4। तो क्योंकि वो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसी की वजह से बेटा इसको कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मींस दैट इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड विद सेम कार्बन एटम और अदर एटम। जैसे कि अगर मीथेन के केस के अंदर आप देख लें तो कार्बन जो है मीथेन के केस में 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से अटैच रहता है। ये देखिए इसको स्ट्रक्चर इज इट क्लियर? और सी अगर समझ आ गया आप लोगों को तो कार्बन की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन इतना ज़्यादा इस यूनिवर्स में क्यों मौजूद है, कार्बन ने ये दुनिया को क्यों बना दिया है। आपने कहना है कार्बन के अंदर एक यूनिक फीचर और वो यूनिक फीचर ये है कि कार्बन जो होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है वो क्या है? कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन क्यों करते हैं? आंसर एक ही है, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कैसे उसको मिलेगी? अपने आखिरी 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके। समझा की बात? तो इस तरह से चीज़ याद रखनी है। अच्छा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है? 3 के 6, 3 के 6, 3 के 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा कि 3 को? 6 को। गौर से सुनिए, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा ईच साइड से और टोटल शेयरिंग कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो गौर से पढ़ के फिर लगाइएगा। वो ईच साइड पूछ रहे हैं, पेयर पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ रहे हैं, पूछ कर रहा है वो आपसे। उसको रीड करने के बाद फिर आप लोग मुकम्मल रीड करने के बाद लगाइएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने कहा कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड भी बना सकता है। तो फिर उसके बाद कार्बन जो है वो अदर एटम्स के साथ बॉन्ड भी बना सकता है, अदर एलिमेंट के साथ कार्बन बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। ये दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड भी बना सकता है। अब वो दूसरे कौन कौन से एलिमेंट के साथ बेटा ये बॉन्ड बना सकता है? लेट्स ट्राई टू क्लियर दिस कांसेप्ट एज वेल। नंबर 1, कार्बन जो होता है बेटा सबसे पहले ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, जो हमें मेनली तौर पर डिस्कस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप याद करें हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी मिलती है एक केमिकल रिएक्शन से। उस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। बड़े ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला कांसेप्ट है जिसमें ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, इसमें ये जो CH बॉन्ड होता है, दिस CH बॉन्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। बड़े ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसका मतलब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। और ये भी कार्बन की एक प्रॉपर्टी की वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है। इसका मतलब अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ ना होता तो क्या आपको एनर्जी मिल पाती? नहीं मिल पाती। सही है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर हमें एनर्जी मिल जाती है। मैं पूछता कैसे? बैग के साथ देखें, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो क्या से मॉलिक्यूल बनेगा? ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज पे रिलाई ना करती, हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट उसको इस्तेमाल कर देती, प्रोटीन से एनर्जी ले लेती, लिपिड से एनर्जी ले सकती है ना। तो मैं आपको आंसर दूंगा, मैं कहूँगा कि देखें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट में चला जाएगा। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के अलावा बॉन्ड करता है नाइट्रोजन के साथ भी। जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करता है तो वो जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को आप नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। और बेटा ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये बहुत क्रूशियल बॉन्ड है, बिकॉज दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रोटीन। उसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको छोड़ते हुए प्रोटीन से एनर्जी ले लेंगे तो प्रोटीन से एनर्जी हासिल करने के लिए कार्बन के किसके साथ अटैचमेंट जरूरी है? नाइट्रोजन के साथ। ये अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको भी स्किप करते हुए फैट से एनर्जी ले लेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं ले पाएंगे। व्हाट इज द लॉजिक?
लॉजिक समझाते हैं। लॉजिक ये है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो जो बॉन्ड होता है वो आपको देखने को मिलेगा फैट्स के केस के अंदर, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको आप नाम दे देंगे बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो कैटेगरी के होते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दोनों में फर्क रहता है। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ये आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के केस के अंदर, लेकिन जब मैं आपको एंड में जाकर पढ़ाऊंगा न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के केस के अंदर आपको ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बजाय जो बॉन्ड देखने को मिलेगा डेट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसिडिक एंड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आप याद रखेंगे कहाँ पे कौन सा बॉन्ड ज़्यादा क्रूशियल है। तो बॉन्ड जो कार्बन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड भी करता है, कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड भी करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के अंदर पाए जाते हैं। इससे रेलिवेंट एक एक्सपेरिमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ ये बात साबित करने की कोशिश की कि जब ज़मीन बनी है, ज़मीन के बनने के बाद कार्बन या कार्बन के बाकी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग की वजह से ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, यानी कि ज़मीन के बनने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं। इस चीज़ को उन्होंने साबित किया है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो मैं बता देता हूँ। पहली बात उसका नाम क्या था, उनका नाम था बेटा स्टैनले। चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ, वहाँ से एक एमसीक्यू भी बनेगा कि सबसे पहला वायरस जो है वो किसने डिस्कवर किया, तो आप उसको भी स्टैनले ही कहेंगे 1935 के अंदर। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट बेटा स्टैनले ने किया था वो किया 1953 के अंदर, लेकिन वायरस वाला स्टैनले और ये वाला स्टैनले दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। 1953 के अंदर स्टैनले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने पता क्या किया बेटा, इन्होंने एक फ्लास्क ली, उस फ्लास्क के अंदर बेटा इन्होंने वाटर लिया, ठीक है, यहाँ पे वाटर ले लिया, और फिर इस वाटर को बेटा उन्होंने क्या प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की। वाटर को क्या प्रोवाइड की, हीट। जब इन्होंने वाटर को हीट प्रोवाइड की तो वाटर जाहिर सी बात है किसमें चेंज होना चाहिए, वेपर से, तो वाटर किसमें चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। और बेटा इस वेपर्स को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया एक और फ्लास्क के अंदर, क्या एक और फ्लास्क ली, इस फ्लास्क के अंदर इसको क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब ये वाली जो फ्लास्क थी, और बेटा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना, इस पूरे अपरेटस को इन्होंने जो मीडियम प्रोवाइड किया, इन्होंने बेटा वही मीडियम प्रोवाइड किया जो कभी ज़मीन के ऊपर था जब ज़मीन बनी थी। आपको पता है कि ज़मीन जब बनी थी बहुत गर्म थी, और क्योंकि इनका मानना यह है कि कार्बन ने बाकी कंपाउंड्स बनाए हैं तब जब ज़मीन बन गई थी, ज़मीन के बनने के बाद बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो बेटा इन्होंने इस अपरेटस को वो सेम कंडीशन प्रोवाइड की, सेम कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर हाई रखा, बाकी तमाम चीज़ें भी। और इस साइड के ऊपर ये जो फ्लास्क थी, इस फ्लास्क के अंदर पहले से कुछ और मॉलिक्यूल्स भी रखे गए थे, कुछ और मॉलिक्यूल्स भी, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड रखा गया, H2S, क्योंकि उनका मानना यह था कि जब ज़मीन बन रही थी उस वक्त कौन सी गैस मौजूद थी, हाइड्रोजन सल्फाइड थी। फिर इन्होंने यहाँ पर साइनाइड भी रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह भी रखा, और फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल H2O आ रहा था यहाँ पर, इन तीनों चीज़ों को एक स्पार्क दिया, इन तीनों चीज़ों को क्या दिया, स्पार्क। और स्पार्क देने के बाद यहाँ पर नीचे जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को स्टडी किया, और इन्होंने जब स्टडी किया तो ये वाकई में हैरान रह गए कि बेटा यहाँ पर जो इनको मॉलिक्यूल बने वो इनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखने को मिले। कौन से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखने को मिले उनको नाम दिया जाता है फॉर्मएल्डिहाइड का। क्या नाम देते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड का। तो यहाँ पर आपने याद रखनी है कि फॉर्मएल्डिहाइड आपने पढ़ा है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, और ये बेटा देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से हासिल भी हो रहा है। इसका मतलब सही है कि जब ज़मीन बनी, ज़मीन के बनने के बाद ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है ना कि टेम्परेचर कंडीशन वही थी जो ज़मीन की थी, और जब वाटर जो है वो गैस के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में गया, एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर रिएक्शन हुआ, फिर वापस आ गया। सो इस तरह से बेटा ये चीज़ आप कवर कर सकते हैं कि साबित करने के लिए कि वाकई में ऐसा हुआ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, वो शायद ऐसे बने होंगे। एग्जैक्टली। तो कार्बन का बॉन्ड हो सकता है, कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड हो सकता है, अदर एलिमेंट के साथ कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में एक क्रूशियल एंड सेंट्रल रोल प्ले करता है। So hope so that is all discussion about the importance of carbon. If you have any question, you can ask right well this. वैसे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, थोड़ा लॉन्ग में कोई नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन कर लो या एमसीक्यू कर लो। तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं आपके। नंबर 1 एमसीक्यू में पूछेंगे
What is the CH bond? आपने कहना है CH bond is a potential source of energy. What is CN bond? CN bond is a peptide bond that is present in case of protein. यानी कि ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड. इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे? पेप्टाइड बॉन्ड. और तीसरा बॉन्ड कौन सा? CO बॉन्ड, जिसको क्या नाम दिया जाएगा? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड. तो कोई भी बच्चा जो सारी डिटेल नहीं करना चाह रहा, वो 3 पॉइंट जरूर हर हाल में करे. वो 3 पॉइंट के वाले शॉर्ट में से. इज इट क्लियर? चले बस ये आपका बच गया.